ये 3-4 साल पहले की बात है। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप हॉस्टल में अक्सर हम रात को बैठकर बातें किया करते थे। तो कभी कभार भूतों की बातें छिड़ जाया करती थी। तो उस रात को भी हम कहानियाँ सुना रहे थे। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ तो कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर उसके घर के पास एक भूतिया पेड़ है जिसमें भूत रहता है। ये दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में एक भूतिया पेड़ है। माना जाता है कि भूत उस पेड़ के आसपास ही रहता था, जो वहां से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करता था। एक बार किसी स्थानीय तांत्रिक ने कोई विद्या हासिल की और अपने मंत्र शक्ति से उस भूत को उसी पेड़ के अंदर बांध दिया गया, जिसे स्थानीय भाषा में कीलना कहते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो पेड़ आज भी है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। तो हम सब दोस्तों ने अगले वीकेंड वहाँ जाने का प्लान बनाया। हम अगले वीकेंड धर्मशाला पहुँचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ। हम सभी दोस्त एक ही बैच के थे। शाम के समय हम खनियारा स्थित उस भूतिया पेड़ की तरफ पैदल चलने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो खैर, हमने नज़दीक पहुँचने से पहले ही उन्हें बताया कि हम दरअसल भूतिया पेड़ देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियाँ डरने लगी कि हम नहीं जाएंगी, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूँगी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में उस पेड़ की कहानी थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ भी खास नहीं लगा। कुछ देर बाद हम वहाँ से लौट आए और अगले दिन वापस सोलन आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा, सब कुछ ठीक रहा, मगर अंकिता, जो हमारे साथ भूतिया पेड़ देखने के लिए गई थी, उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोला कि बीमार हो गई है और अपने घर रोडू चली गई है। मौसम सर्दियों का था तो बीमार होना सामान्य था। ऐसे में हमने ध्यान नहीं दिया। लगभग 15 दिन बाद अंकिता लौटी। वो कॉलेज आए, क्लास आए, मगर हमसे बात ना करे। हमारी दूसरी फ्रेंड्स ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का व्यवहार बदल गया है। हमने पूछा कि कैसे, तो पता चला कि वो किसी से बात नहीं करती है, चुप चुप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा करने लग गई है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली सी अंकिता ऐसे क्यों बदल गई, जो हमसे बात नहीं कर रही। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो सीधे कहती, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। अब कुछ दिनों से हमें उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे। उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगी है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखती हैं। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अंकिता ने यह दावा किया कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियों ने हॉस्टल ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक नई बात सुनने को मिली। वो ये कि नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने परंपरा बनाई हुई थी कि कोई नई लड़की आती थी तो डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस लड़की से बातचीत कर रही थी सभी लड़कियां। अंकिता भी वहीं बैठी थी। अचानक वो सबके सामने उस लड़की से पूछती है, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है, ये तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ, आपको कैसे पता? अंकिता ने कहा, फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जहाँ भी तुम जाती हो, इस अंगूठी के कारण साथ ही जाती है तुम्हारी बहन। अंकिता का ये कहना ही था कि हर कोई नई लड़की के पीछे की तरफ देखने लगा कि उसकी बहन कहाँ खड़ी है। पीछे कोई भी नहीं था। इस बीच वो नई लड़की बेहोश हो गई थी। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया तो वो रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी। जैसे ही लड़कियों ने ये सुना
वे भी बहुत डर गई। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर रही थी, मगर उन्होंने वार्डन से शिकायत कर दी कि या तो हॉस्टल में अंकिता रहेगी या फिर वो। आखिरकार मामला उठा और अंकिता के परिजनों को बुलाकर सारा किस्सा बताया गया और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते डॉक्टरों को दिखाइए, क्योंकि ये अजीब बातें करती हैं। अंकिता के परिजनों ने से वहाँ से पढ़ाई छुड़ाकर ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है। आवाज़ आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को। मैंने कहा, अंकिता। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मगर मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों? मगर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं। व्हाट्सएप उसके नंबर पर एक्टिवेट नहीं था। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ चूड़ाधार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और योजना थी कि हम 4 लोग 2 बाइकों पर जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया गया तो मेरा आत्मविश्वास डोल गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अंकिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं डर गया और मैंने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज़ हुए, मगर मैं उन्हें वजह भी नहीं बता सकता। खैर, एक दिन ही बीता था कि मौसम ने करवट ले ली। मुझे एक न्यूज़ मिली कि अप्रैल महीने में चूड़ाधार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए हैं। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि बाकी बचा लिए गए। जब मैंने ये खबर पढ़ी, अंकिता को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसी की बात कर रही थी, कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते हुए देखा और तुम बुरी तरह से घायल नज़र आए। मैंने पूछा कि क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते काल की घटनाएं बीच बीच में दिखती हैं। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला भूतिया पेड़ के पास से लौटी, मैं बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, शायद ही मैं बच पाती। डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की खुरदरी दीवार हाथों में महसूस होती थी। मैं डर और उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुनता जा रहा था। मैंने कहा, फिर? अंकिता बताने लगी। मैंने खूब आवाज़ दी कि कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी और अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा कि कौन है? उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तो उसने कहा कि तुम अंदर कैसे आई? मैंने कहा कि अंदर का क्या मतलब है? ये कौन सी जगह है? आप कौन हो? तो अंधेरे से आवाज़ आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पर इस पेड़ के अंदर कैद हूँ। अंकिता ने मुझे बताया कि उसे एहसास हो रहा था कि वो किसी कारण से वो भी उसी पेड़ के अंदर पहुँच गई थी जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया गया था। और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रही आवाज़ उसी भूत की है। अंकिता बोली, मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे?
उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ बंद किया है। भूखा प्यासा बंद हूँ मैं यहाँ। अंकिता ने बताया कि उस भूत ने उसे अपनी कहानी कुछ यूं सुनाई। मैं यहाँ रहता था, इसी पेड़ के ऊपर। मैं लोगों से व्यापार करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले कोई चीज़ मांगता था। अगर वे उस चीज़ को देने का वादा कर देते तो मैं उनकी आत्मा को इस पेड़ के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से चीज़ नहीं दी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं भी अपना वादा पूरा करता था और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। जो अपना वादा नहीं निभाते थे वो बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाते थे। उन पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी रूह को मैं इसी पेड़ के अंदर कैद करके रखता था। मगर एक शक्तिशाली आदमी ने पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। तो उसने धोखे से मुझे फंसा दिया। उसने मुझे बातचीत के लिए पेड़ से नीचे बुलाया। मैं जैसे ही उससे समझौते के लिए उस पेड़ से नीचे उतरा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई गई मिट्टी से एक रेखा बांधी हुई थी। मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर उस तांत्रिक ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए इस पेड़ के अंदर बंद हो जाने का समझौता किया। उसके बाद मैं इस पेड़ के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक बाहर नहीं आ सकता। अंकिता ने मुझसे कहा, भूत की ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन जाते हुए उस हिस्से पर पैर रख दिया था जहाँ किसी तांत्रिक ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी। इसलिए मेरी आत्मा भी इस पेड़ के अंदर चली गई। फिर मैंने भूत से कहा कि मैं यहाँ बाहर कैसे निकल सकती हूँ। भूत ने कहा, ये पेड़ मेरा अपना है और इसे मैंने ही तैयार किया है, मगर इससे बाहर नहीं निकल सकता। मगर तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ, मगर मैं बिना समझौता किए कुछ नहीं कर सकता। मैं अंकिता की बातों को अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। अंकिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगे। भूत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि तुम बाहर निकलते ही गांव में दूर किसी एकांत में किसी पेड़ के पास काले बकरे की बलि देना, और नहीं दे पाई तो तुम जानती ही हो क्या होगा। अंकिता बोली कि उसने भूत को वचन दिया और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने बताया, ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही थी, मगर सपने की एक एक बात सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले ही घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया हुआ था। मैंने पुजारी को कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है। मैंने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद से मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ असामान्य चीज़ें दिखने लगी, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास। और कुछ आत्माएं पहले ज़्यादा दिख रही थी, मगर अब उनका दिखना कम हो गया है। मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं सोलन का रहने वाला हूँ और गुड़गांव में जॉब करता हूँ। ये बात पिछले साल की है। एक वीकेंड मेरी गर्लफ्रेंड, जो आज मेरी मंगेतर है, उसने कहा क्यों ना धर्मशाला चलें घूमने के लिए। वह कुल्लू से है और उसका बड़ा मन था कि धर्मशाला घूमें। दिसंबर का महीना था और शुक्रवार की हमने छुट्टी ली हुई थी। गुरुवार शाम को गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसके पीजी में रहने वाली एक लड़की उसके साथ पंचकुला तक जाने की बात कर रही थी। वह चाह रही थी कि जब हम धर्मशाला जा ही रहे हैं तो रास्ते में उसे ड्रॉप करते चलें, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं था। पहले तो मैं बहुत खींचा, मगर क्या करें, कुछ किया भी नहीं जा सकता था। हमने सुबह 8 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया हुआ था ताकि हम आराम से चलते हुए शाम तक पहुंच जाएं। मैं तय वक्त पर गर्लफ्रेंड के पीजी के नीचे पहुंच गया, मगर इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी सहेली ने तैयार होने में और सामान पैक करके नीचे आने में 10:30 बजा दिए थे। मैं इरिटेट हो चुका था।
मगर क्या करें, बनावटी मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। चलना शुरू हुए तो दिल्ली से निकलने में ही 12 बज गए। फिर करनाल पहुंचते ही गर्लफ्रेंड की सहेली को भूख लग गई और वहां ना जाने कहां फालतू से ढाबे में गाड़ी रुकवा दी कि यहाँ कमाल का खाना मिलता है। पौना घंटा यहाँ वेस्ट हुआ और फिर आगे बढ़े। पंचकुला सेक्टर 20 जाने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लिया तो 1 घंटा घूमते ही रह गए। फिर सेक्टर 20 में एक जगह पर हमने मोहतरमा को छोड़ा तो वो हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने पर तुल गई, जो अपने ऑफिस में था और उसे नीचे आने में समय लग रहा था। वो आया तो चाय पिलाने ले गया और फिर वहां से निकलते निकलते 8 बज गए। मेरा सिर भन्ना गया था। जो हमने प्लान बनाया था, अब तक तो हमें धर्मशाला में होना चाहिए था, आराम करते हुए, ताकि अगले दिन कहीं घूम फिर सकें। मगर मैं चंडीगढ़ की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए नंगल की तरफ नेविगेट कर रहा था। गर्लफ्रेंड भी खामोश थी क्योंकि समझ गई थी कि मैं गुस्सा हो गया हूँ। मैंने भी कुछ नहीं कहा। आगे चलकर नंगल से ठीक पहले एक ढाबा दिखा तो मैंने पूछा कि खाना खा लें, तो गर्लफ्रेंड ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने ढाबे में गाड़ी लगाई। भूख मिटी तो दिमाग शांत हुआ और ख्याल आया कि लेट हो ही गए हैं तो अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। तो मैंने गर्लफ्रेंड से नॉर्मल बातचीत शुरू कर दी। खाना खाकर हम नंगल की तरफ चल पड़े। नंगल के आगे उड़ना और फिर आगे दोहरा रास्ता था, दोनों चौड़ी सड़कें और सामने एक चाय की दुकान थी। रात हो गई थी तो वहीं दुकान खुली हुई थी। मैंने पूछा कि धर्मशाला के लिए सड़क कौन सी है। चाय बना रहे लड़के ने कहा, दोनों सड़कें धर्मशाला जाती हैं, आप दाएं वाली से जाओ और 18 किलोमीटर बाद लेफ्ट ले लेना, जीपीएस पर यह रास्ता है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे लगा कि नदौन तो कोई और ही जगह है, तो मैंने लेफ्ट ले लिया। पता नहीं गूगल क्यों वापस मुड़कर नदौन वाली सड़क से जाने को कह रहा था। शायद यह सड़क मैप्स में नहीं थी। कुछ किलोमीटर चल ही रहा था कि सामने 2 सड़कें दिखाई दी। अब कहाँ से जाऊं? सोचने लगा कि कोई गाड़ी जाएगी तो उसके पीछे चल लूँगा। 5 मिनट तक इंतजार किया मगर 5 गाड़ियां आई। उनमें से कुछ एक सड़क से गई तो कुछ दूसरी से। ऐसे में मैंने सोचा कि किसी गाड़ी को रोककर पूछता हूँ। उतरकर मैं गाड़ियों को हाथ देता रहा। लोग गाड़ी स्लो करते देखते और आगे बढ़ जाते। 10 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर मैं चलने लगा दाएं वाली सड़क पर। कुछ किलोमीटर चलकर लगा कि शायद गलत सड़क है क्योंकि यहाँ और गाड़ियाँ कम थी और सड़क भी थोड़ी संकरी थी। धर्मशाला के लिए ऐसी सड़क तो जाती नहीं होगी। गर्लफ्रेंड बोलने लगी कि आप गलत रास्ते पर ले आए हो, वापस चलो। मैंने गाड़ी घुमाई और वापस चलने लगा। वापस लौटकर कुछ ही किलोमीटर चला होगा कि दोबारा 2 रास्ते दिखाई दिए। याद ही नहीं आया कि मैं कौन सी वाली सड़क से आया था, ऊपर की तरफ जा रही सड़क से या सीधी वाली। अब और कन्फ्यूजन हो गई थी। यहाँ आते वक्त भी हुआ था और लौटते वक्त भी। गर्लफ्रेंड ने कहा कि शायद ऊपर वाली सड़क से आए थे तो स्लो स्पीड में चलने लगे। इसी फेर में आधी रात हो गई। सड़क सुनसान, आसपास ना कोई घर ना कोई गाड़ी। शायद किसी गांव के लिंक रोड पर चले जा रहे थे। जब ये एहसास हुआ तो फिर लगा कि पीछे जाते हैं और नीचे वाली सड़क से लौटते हैं। जैसे ही यू टर्न लेकर पीछे चलने लगे फिर 2 सड़कें नजर आई, एक सीधी और एक नीचे। यहाँ फिर ध्यान नहीं रहा कि हम किस वाली सड़क से आए। और अजीब बात यह है कि ये 2 राहें लौटते वक्त ही क्यों दिख रहे थे। गर्लफ्रेंड ने कहा कि हम ढलान से उतर रहे थे, इसलिए चढ़ाई वाली सड़क पर ही चलो। मुझे भी लगा कि चढ़ाई वाली सड़क से ही हम आए हैं। हम चलने लगे। आगे जाकर सड़क कच्ची हो गई। तब पता चला कि हम फिर से गलत सड़क पर आ गए हैं क्योंकि आते वक्त सड़क कच्ची नहीं थी। अब भयंकर कन्फ्यूजन। ऊपर से गर्लफ्रेंड घबरा गई। उसे ना जाने क्यों लगने लगा कि हमारे साथ कोई भ्रम हो रहा है और रात को हम किसी भूत प्रेत की मायावी दुनिया में फंस गए हैं। मैंने उसे कहा कि बकवास बंद करे और टीवी सीरियलों की कहानियां सुनाना बंद करे। मैंने फिर यू टर्न लिया। हम 3 तिराहों पर भटक चुके थे, न जाने कहाँ थे। हैरानी की बात यह थी कि ग्रामीण इलाका होने के बावजूद किसी का घर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था।
एक जगह मुझे ईंटों का ढेर लगा एक जगह मुझे ईंटों का ढेर लगा हुआ दिखा। शायद किसी ने घर बनाने के लिए उतरवाई हो। सोचा कि आसपास कोई घर होगा तो उनसे पूछ लेता हूँ। रात को डिस्टर्ब करना होगा मगर क्या करें। मगर गर्लफ्रेंड ने जिद करके कार से उतरने को मना कर दिया। बोली कि गाड़ी से मत उतरो। एक तरफ मैं परेशान और ऊपर से गर्लफ्रेंड और परेशान कर रही थी। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ चुप हो जाओ। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले, सामने सड़क घनघोर धुंध में डूबी नजर आई। धुंध हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैं सोलन से हूँ तो जानता हूँ कि सर्दियों के मौसम में धुंध रात को आती है। तो मैं धीरे धीरे धुंध वाली सड़क पर चलने लगा, मगर गर्लफ्रेंड डरने लगी। शायद हॉरर फिल्मों का असर था जिसमें धुंध आ जाती है तो मतलब कि भूत का जाल है। मैंने उसे कहा कि चुप रहो और उसका मूड हल्का करने के लिए हंसने लगा और बोलने लगा कि तुम भगवान को याद करो। ये बोल ही रहा था कि गाड़ी के पिछले शीशे पर धाड़ की आवाज़ आई, मानो किसी ने हाथ मारा हो। अब मैं चौंका और डरा भी। ब्रेक लगाया और पीछे देखने लगा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। धुंध में दिख कम रहा था और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ एक बूढ़ा सड़क पर चला जा रहा है, छड़ी लिए हुए, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियाँ और तेज चाल। ऐसा लग रहा था मानो वो कार की लाइट के सहारे चल रहा हो, मगर ड्राइवर सीट के एकदम पैरेलल चल रहा था। मैंने सोचा कि इन जनाब से ही पूछ लूँ कि कहाँ जा रहे हैं और सही रास्ता कहाँ है। तब तक मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे देखा नहीं था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई और शीशा नीचे करने लगा, बूढ़ा तुरंत दाएं मुड़ा और झाड़ियों के बीच से होता हुआ कहीं नीचे की तरफ उतर गया। यह अजीब सी हरकत थी और इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अब मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं डर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने अजीब ढंग से जोर से चिल्लाकर कहा कुछ नहीं और गाड़ी चलाने लगा। धुंध छटी और सामने पता ही नहीं चला कि जिस कट से वापस होना था वह कहाँ रह गया। पता चला कि अभी कुछ देर पहले जहाँ से वापस मुड़े थे हम वहीं वापस पहुँच गए हैं। मगर मुझे इससे राहत मिली कि चलो अब पता तो होगा कि कहाँ से जाना है। मैंने वहाँ से गाड़ी घुमाई और तेज़ी से चलने लगा। लौटते हुए मैं देखने लगा कि वो अभी जो धुंध वाले कट से बाहर आया था वह दोहरा रास्ता आएगा तो उसके बजाय दूसरे वाले से जाना है। मगर इस बार पूरे रास्ते में धुंध नहीं मिली और ना ही कहीं कट। चलता रहा तो आगे दूर एक घर दिखाई दिया और छोटी पहाड़ियाँ ख़त्म हुई तो दूर बहुत सारी लाइट्स नज़र आने लगी, जिससे पता चल रहा था कि अब हम एकांत से बाहर आ रहे हैं। कुछ किलोमीटर आगे चले तो चौड़ी सड़क पर पहुंच गए जहां पर ट्रक चल रहे थे और गाड़ियां भी। मैं भी उस रास्ते से चलने लगा और बीचों बीच गाड़ी लगाकर पार्किंग लाइट ऑन कर सामने से आ रहे ट्रक ने हॉर्न बजाया और उसने रोका नहीं। गाड़ी सड़क के बाहर कच्चे हिस्से से निकाल के ले गया। अब मैंने गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम भी बाहर निकलो और हाथ हिलाओ। पीछे एक इनोवा आ रही थी जिसने रोकी और शीशा उतारकर पूछा क्या हुआ। हमने पूछा कि धर्मशाला का रास्ता किस तरफ है। वह बोला हम धर्मशाला ही जा रहे हैं, यही रास्ता है। मैंने थैंक्स कहा और उसी सड़क पर चल दिया और वहाँ से होते हुए सुबह होने से ठीक पहले धर्मशाला पहुँच गए। वहाँ तय बुकिंग पर होटल में पहुँचे। वहाँ जाकर मैंने गर्लफ्रेंड को बताया कि मैंने क्या देखा। फिर वो डरी और बोली कि हमारे साथ छलावा हुआ है। उसने इधर उधर फ़ोन घुमा दिए, रोते रोते सबको बताने लगी। एक दिन जैसे तैसे काटा, घूमे भी नहीं क्योंकि अगला दिन सोने में निकल गया और नींद भी ढंग से नहीं आई और रविवार को सुबह ही चल दिए ताकि रात को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। और हम गुड़गांव आ गए। गर्लफ्रेंड की सहेली बोलती रह गई थी कि वापसी में मुझे पंचकुला से लेते चलना, मगर हम सीधे निकल गए। उसके बाद मैंने घर पर बात की तो उन्होंने डांटा कि रात को ऐसे मत जाया करो। कहते हैं कि रात को भ्रम होता है, छल छलेडा, यानी हम किसी अजीब शक्ति के बस में काल्पनिक जगह में घूमते रहें। हालांकि मैं सोचता हूँ कि शायद हम गलत सड़क पर किसी गांव के लिंक रोड पर चले गए थे और धुंध में गुम हो गए थे। हो सकता है वह बूढ़ा कहीं जा रहा हो, मगर दूसरे ही पर लगता है कि इतने सारे संयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं। खैर, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। मेरा मानना है कि हम किसी सड़क पर भटके
और थकान और खींच की वजह से रास्तों का पता नहीं चला। और पहाड़ों पर धुंध नई बात नहीं है, मगर मेरी गर्लफ्रेंड मानती है कि उस दिन कुछ अजीब हुआ है। मेरा नाम अतुल है। मैं हिमाचल का ही रहने वाला हूँ, बट मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और वहाँ जॉब करता हूँ। अभी मेरी शादी हो गई है। ये इंसिडेंट शादी से पहले हुआ था, जब मैं और मेरे दोस्त शिमला गए हुए थे घूमने के लिए। इस बात को लगभग 4 साल हो गए हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि हमने प्लान बनाया कि हम संडे के दिन दिल्ली से निकलेंगे और रात तक हम शिमला पहुंच जाएंगे। हम सब मेरी ही कार में जा रहे थे। हम 5 लोग थे, मुकेश, रोहित, गौरव और अक्षित। हम एंजॉय करते हुए लगभग 9 बजे शिमला पहुंचे। हमने रात को एक होटल ढूंढा। एक तो होटल सारे ही बुक थे, बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला था। 10 बजे तक हम वहां पहुंचे। खाना तो हम खा ही आए थे, अब भूख भी नहीं थी क्योंकि हमने आज बड़ा कुछ खा लिया था। मुकेश को पता नहीं क्या हुआ, वो बोला कि मुझे चाय पीनी है। होटल वालों को कॉल की तो उन्होंने बोला कि 10 बजे के बाद सर्विसेज बंद हो जाती हैं। तो मुकेश बोलने लगा कि हम बाहर जाकर पी लेंगे चाय। ना जाने उसे क्या हुआ था। वैसे वो खुद को बहुत बड़ा पंडित समझता था। वो डरता नहीं था भूतों से। बोलता था मेरे साथ कई बार भूतों का सामना हो चुका है। खैर, उसने गौरव और अक्षित को उठाया और बाहर चले गए। 11 बज रहे थे। होटल से काफी दूर एक स्टॉल टाइप था चाय का। वो लोग उधर चले गए। उधर उन्होंने चाय पी। गौरव ने बताया कि वहां 2 लोग और चाय पीने आए और मुकेश के पास बैठ गए। मुकेश उनके साथ बात करने लग गया। ना जाने उनके बीच क्या बहस हुई। मुकेश मंत्र वगैरह पढ़ने लग गया और उन्हें डराने लग गया कि मैं बहुत खतरनाक तांत्रिक हूं, तुम लोग क्या कर लोगे। गौरव बोला, मैं बार बार बोल रहा था उसे कि चल चल, लेकिन वो बहस ही करी जा रहा था। हमने जैसे तैसे उसे वहां से उठाया और आगे चलने लग गए। वो शायद ग्रामीण ही थे। उन्होंने भी मुकेश को काफी कुछ बोला था कि तेरे साथ हम ये कर देंगे, तेरे साथ हम वो कर देंगे, हम तेरे साथ कोई साया लगा देंगे, तेरा जीना हराम कर देंगे, तू पैसों का धौंस जमाता है। खैर, गौरव और अक्षित और मुकेश चल ही रहे थे कि थोड़ी दूर चलते एक चौराहा आता है। उधर आसपास थोड़ी झाड़ियां और जंगल टाइप था। उधर ना जाने मुकेश को क्या होता है, वो गिर जाता है और उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। ये देख के गौरव और अक्षित डर जाते हैं। वो अजीब सी ही हरकतें कर रहा था। वो लोग उसे पकड़ते हैं, थोड़ा शांत करते हैं और उसे जल्दी से होटल में ले आते हैं। वो मेरे रूम को नॉक करते हैं। मैं जैसे ही उस दरवाजे को खोलता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं कितनी बुरी चीज अंदर आ गई हो। ना जाने उनके साथ ऐसा क्या था। मैं मुकेश को देखता हूँ। मैंने पूछा इसे क्या हुआ, तो उन लोगों ने सारी स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ और आते आते इसको ना जाने क्या हुआ, ये अजीब सी हरकतें करने लग गया। मैंने उसे पानी वगैरह पिलाया और बैठा दिया। उसने बोला कि मुझे सोना है। वो दूसरे रूम में चला गया जो कि हमारे रूम के ही पास में था। उसके साथ गौरव चला गया। हम भी सो गए क्योंकि रात काफी हो गई थी, नींद आ रही थी और काफी थक भी गए थे। हम सब सो गए। मुझे नींद में ऐसा लग रहा था कि ना जाने यहाँ रूम में क्या है। मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे तब आई थी जब वो मुकेश को लाए थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि रूम में हमारे अलावा भी कोई और है। तभी अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं एकदम से जाग गया। गौरव जोर जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा था। हमने दरवाजा खोला तो उसने बताया
कि मुकेश कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है। जब हम उसके रूम में गए तो मुकेश बोल रहा था कि उसे कोई बुला रहा है। मुझे नीचे आने को कह रहा है। वो देखो, वो नीचे ही खड़ा है। मुकेश, वो चीखें मार रहा है, जी हाँ, वो चिल्ला रहा है। मुकेश, उसे चुप कराओ प्लीज। मुकेश, मैं उसकी आवाज को नहीं सुन सकता। मेरे कान हम फट तुझे रहे ले हैं। जाएंगे। मुझे जी बचाओ। हाँ, जी हाँ। वो मुझे ले जाएगा। ये देख के हम सब डर गए थे कि ना जाने उसे क्या हो गया है। फिर एकदम से उसे पता नहीं क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और उसके हाथ पैर फिर से मुड़ गए और अजीब सी आवाजें निकालने लग गया। ये देख के तो मुझे काफी डर लग रहा था। उसके अंदर शायद कंचना आ गई थी। हो ना हो ये काम उनका ही था। उन लोगों ने ही उसको कुछ कर दिया था। जब मैंने नीचे खिड़की से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बस मुझे रूम में कुछ आभास हो रहा था, जैसे कुछ है हमारे साथ। हमने मुकेश को उठाया, शांत किया। वो बोल रहा था कि मुझे बचा लो। उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या कर दिया है। जैसे तैसे हमने जाग के वो रात निकाली। उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आवाजें सुनाई दे रही थी। उसको कोई बुला रहा था, जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रहा था। मुकेश ने बताया कि वो शख्स उसका नाम ले रहा है और कह रहा है कि तुझे आज नहीं छोड़ेंगे, तू नीचे आ। हमने पूरी रात ऐसे ही काट दी। ना जाने कब मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। सब बाहर बालकनी में खड़े थे। रात वाले किस्से से सभी डरे हुए थे। मैंने उनको बोला कि खाना खा लेते हैं और मंदिर में चलते हैं घूमने के लिए, और मुकेश को भी किसी पंडित से दिखा आते हैं। हमने खाना खाया और हनुमान जी का मंदिर है शिमला में, जाखू टेम्पल, जहाँ की हनुमान जी की मूर्ति काफी बड़ी है। हमने वहां जाने का प्लान बनाया। काफी दूर था पर हम चले गए, लेकिन मुकेश ना जाने उस मंदिर के अंदर जाने से मना करने लग गया और फिर से वही हरकतें करने लग गया। इस बार उसने अपनी आंखें भी ऊपर को कर दी थी। मुझे डर लग रहा था कि हम उसके घर वालों को क्या बोलेंगे। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मंदिर में नहीं गया। हमने उधर एक बाबा जी से बात की तो उन्होंने उसके लिए एक धागा दिया और उसे तिलक लगाया। तब तो वो नॉर्मल हो गया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि इसके अंदर किसी चीज का बास हो गया है। उन्होंने बताया कि उनका एक भाई है जो कि तांत्रिक है, इन सब चीजों को ठीक कर देता है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने उन बाबा को भी साथ लिया और उनके बताई जगह पे पहुंच गए। वो काफी दूर था, पर खैर हम पहुंच गए। मुकेश ने रास्ते में भी काफी तंग किया था। उसके पैर हाथ बार बार मुड़ जा रहे थे और चिल्ला रहा था। उन बाबा जी ने अपने भाई को सारी बात बताई तो वो हमें अपने मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने मुकेश के ऊपर पानी छिड़का, जिससे वो चीज जो मुकेश के अंदर थी वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया और उनको गालियां देने लग गई, वो भी काफी गंदी। और वो पहाड़ी भाषा में बात कर रहा था, जबकि उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी। वो दिल्ली का ही रहने वाला था। उसने बोला, इन्नी मेरे गुरु रा अपमान कित्या, मैं ये नहीं छड़ना। ये अपने आपा जो बड़ा तांत्रिक समझदा है। मतलब कि इसने मेरे गुरु का अपमान किया है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। तू तांत्रिक मेरे बिच्चा चिन्या। मतलब तांत्रिक तू हमारे बीच में मत आ। ये देख के गौरव काफी डर गया और रोहित भी। तांत्रिक ने बताया कि जो भी इसके अंदर चीज है वो काफी पावरफुल है। इसको उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। लगता है उन्होंने इसके ऊपर कोई लोकल चीज लगा दी है। यहाँ के लोग काफी जानते हैं इस चीज के बारे में। ये तो अच्छा हुआ आप इसको यहाँ ले आए, नहीं तो तुम में से किसी एक को ये ले जाता।
तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम सबके ऊपर भी मुझे एक साया दिख रहा है। उन लोगों ने 2 चीजें भेजी हैं। उसके बाद उन तांत्रिक ने काफी कुछ किया, झाड़ फूक मुर्गे से की। उस आत्मा ने उनसे कहा कि मुझे बलि चाहिए, तभी मैं इसके शरीर को छोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने मुर्गे की बलि दी और उससे वचन लिए कि तू कभी भी इनको तंग नहीं करेगा और ना ही इनके ऊपर दोबारा आएगा। और बता, और मैं कैसे मानूंगा कि तू चला गया है इसके शरीर से? तो उसने बोला, जब मैं जाऊंगा तो जो ये पेड़ है यहाँ की एक डाल टूट जाएगी, तू समझ लियो मैं चला गया। उसके बाद उन्होंने उस चीज को कील दिया, जिसे स्थानीय भाषा में कीलना कहते हैं। कीलों से एक पेड़ के ऊपर बांध दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ जब अपने आप वहां से एक बड़ी सी डाल टूट गई। उसके बाद मुकेश थोड़ी देर बेहोश ही रहा। फिर उन्होंने उसे पानी वगैरह पिलाया और हम सबको भी उन तांत्रिक ने झाड़ा लगाया। उन्होंने हम सबको एक एक धागा दिया और बोले इसे मत खोलना 2 महीने तक, क्योंकि इन आत्माओं का कोई पता नहीं होता, कभी भी फिर सकती हैं अपने बातों से। इससे तुम्हारी रक्षा होगी। रात हो गई थी तो हम उनके घर में ही रह गए। सुबह होते ही वहां से निकल गए। होटल से अपना सारा सामान लिया और दिल्ली के लिए वापस आ गए। इस हादसे को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये थी मेरी लाइफ की खतरनाक कहानी, जिसे आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि अनजान लोगों से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। क्या पता कौन क्या हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, ओम काली।